क्या था लेजिस फेयर क्या चीज है? यस सर। यानी कि लेजिस फेयर सीधे से लफ्जों में कहें तो ये ऐसा स्टाइल होता है जिसमें आपको आपकी मर्जी करने पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपने टास्क पूरा करना है, बाकी आपके दिल में जो आए वो करें। अब आ जाता है लेजिस फेयर के बाद ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसको डिक्टेटरशिप स्टाइल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। सेंट्रल अथॉरिटी मीन मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट, जो कंपनी के सीईओ और जो एमडी होते हैं वो लोग जो है वो डिसीजन लेते हैं। नो कंट्रीब्यूशन ऑफ लोअर स्टाफ, जो आपके लोअर स्टाफ के लोग हैं उनसे किसी किस्म की कोई इनपुट, कोई सजेशन, कोई मशवरा नहीं लिया जाएगा। तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर होती है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। यहाँ पर जो है वो एसओपीज के अकॉर्डिंगली काम करवाया जाता है कि आप एसओपीज को फॉलो करें, जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उसी को आपने फॉलो करना है। अपने जहन से कोई आप नया काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं ये थोड़े से लेस सेटिस्फाइड रहते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे फैसलों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे कंपनी में पहले वर्कर्स की 3 छुट्टियां होती थी, अब बगैर उनसे मशावरत किए, बगैर उनसे जो है वो मशवरा किए, उनकी जो छुट्टियां 2 कर दी गई हैं। तो इससे फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, लोग हड़ताल कर देते हैं। तो फिर उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम भी रुक जाता है, कोई हादसा भी पेश आ सकता है। तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल आपका क्या कहलाता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहलाता है। उसके बाद अनदर स्टाइल इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ये क्या करता है? इट इज टोटली ऑपोजिट टू ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में होता है इसके अगेंस्ट सारा उलट कहां पर होगा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हर वो काम होगा जो कि वहां पर नहीं हो रहा ऑटोक्रेटिक में। तो आप यूं समझ लें एक दूसरे के ही ऑपोजिट है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑटोक्रेटिक हो गया, लीडरशिप हो गया। एक मिनट रुक जाए बेटा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जिसमें जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है? वो इनकरेज करता है क्रिएटिविटी, यानी कि वो जो अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको टास्क देता है और उनको कहता है कि जिसको जो भी तरीका अच्छा लगता है, बेहतर से बेहतर तरीका अगर आपके माइंड में है तो आप उसको करके हैं। वो ये नहीं कहेगा कि जो तरीका बता दिया बस उसी के हिसाब से एसओपी इसको फॉलो करना, नहीं। वो कहता है अगर आपके अपने माइंड में कोई मेरे आइडिया से अच्छा आइडिया है तो आप उसको लगा के इस टास्क को करें, बट टास्क कंप्लीट करें। यानी कि वो इंकरेज करता है एक्टिविटी, क्रिएटिविटी को। दूसरा, वो लीडर बनाता है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे मुझे आपकी क्लास में जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स में से मुझे कोई जो है वो एक आधा स्टूडेंट जो है वो अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत जो है वो थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, तो मैंने उसको पकड़ के जो है वो क्या किया, बाकियों को भी इंकरेज कर रहा हूँ लेकिन उसको मैं ज्यादा थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ, ज्यादा उसको जो है वो फोर्स कर रहा हूँ, ज्यादा उसको जो है वो इंकरेज कर रहा हूँ कि आप ये काम करें। उसको नई नई चीजें सिखा रहा हूँ, उसको नई प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक लीडर पैदा कर रहा हूँ। जैसे कुछ हकीम होते हैं ना, तो हकीमों के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, लेकिन एक ऐसा शागिर्द होता है जिसे वो अपना सारा नॉलेज दे जाता है कि ये नॉलेज जो है वो तुम रखो, मेरे बाद तुम इसके वारिस हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्षमता, वो एबिलिटी, वो सलाहियत मैंने देखी है जो बाकियों में नहीं देखी। तो ये वाली चीज के लीडर पैदा करते हैं इस लीडरशिप स्टाइल में। इस लीडरशिप स्टाइल में नो कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। नॉर्मली पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट कम होता है। ज्यादातर
पनिशमेंट के सेंस में आपको एक स्किल सिखाई जा रही होती है। वो लगती है लोगों को ज़ाहिरी तौर पे पनिशमेंट लग रही होती है, लेकिन अंदर से आपको स्किल सिखाई जा रही होती है। ऐसा लीडरशिप स्टाइल, इसकी कोई एग्जांपल आपने देखी है दुनिया में कहीं? आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में देखने को मिलेगी कि वहां पर आपको जब आप जाते हैं तो वहां पर हर कोई कोशिश करता है कि जो हमारे कैडेट्स आए हैं इनमें से हर कैडेट जो है वो अच्छे से अच्छा लीडर बने। ये जो 120 100 200 लोग हमने रिक्रूट किए हैं, ये लोग जो है वो बेस्ट लोग सदन के सामने हैं। तो हर कोई कोशिश कर रहा था उनको बेहतर से बेहतर बनाने की। ये चीज हमें देखने को मिलती है। क्या हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीजें होती हैं? नो। नहीं होती। उसमें तो कोशिश होती है कि आपको जितना नीचे लेके जाया जा सके, आपकी लेग पुल की जाए और आपको जो है वो अपने ओनर्स की नजर में, सीईओ की नजर में आपको बुरा भला बनाया जाए, ताकि आपकी तरक्की ना हो सके और मेरी तरक्की हो जाए। तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल कहलाता है, जिसमें ये सारे काम होते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये लीडरशिप स्टाइल सिर्फ चंद इदारों में देखने को मिलता है। इवन यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दिस इन ब्यूरोक्रेसी में भी आपको ये चीजें नजर नहीं आती। वहां पर भी आपको इतनी लेग पुलिंग नजर आती है कि आपको लग पता जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल टोटली ऑपोजिट है किसके? ट्रांसफॉर्मेशनल के। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको जो है वो बिल्कुल भी इनकरेज नहीं किया जाता कि आप कोई क्रिएटिविटी करें। आपको कहा जाता है जिस तरीके से काम कहा गया है उसी तरीके से करें, फॉलो एसओपीज। अगर आप काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है? तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझे बोनस मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, और अगर नहीं अच्छा काम करता तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये दो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल जो है वो है, और हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली यही लीडरशिप स्टाइल जो है वो फॉलो किया जाता है। बच्चे मुझे एक बात बताएं कि क्या पाकिस्तान में लेसेस फेयर अप्लाई हो सकते हैं? सर हो रहा है कुछ कुछ जगहों में, बट मुश्किल है ना जनरली करना इसको। मतलब जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पूरे जो वहाँ के यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर टोटल यही वाला स्टाइल, उनके जो वर्क जो कंपनीज हैं वहाँ पर तकरीबन यही वाला स्टाइल है। पाकिस्तान में शायद एक दो कंपनीज है जहाँ पर ये, जैसे एंग्रो हो गई, और एक आपको नजर आती है पैकेजेस में भी नहीं है ये वाला, एंग्रो के अंदर है ये वाला थोड़ा सा स्टाइल, और या एक दो कंपनीज और हैं उनमें नजर आता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में अप्लाई किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सर डेली बेसिस पे जब तक फॉलो अप नहीं करें तो काम उतना ठीक नहीं होता। अगर लेसिस फेयर में हो जाए तो फिर तो बिल्कुल भी कोई फॉलो अप नहीं करेगा एक मंथ तक या जितना भी टाइम पीरियड होगा टास्क को कंप्लीट करने का। पाकिस्तानी अवाम के सर पे डंडा हो तभी करती है। एक महीने के अंदर अंदर ना, एक महीने के अंदर अंदर अब्बा जी की फैक्ट्री समझ के बर्बाद कर देंगे। चले बेटा, ये तो थे हमारे लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज पूछ लें आप लोग। थोड़े से मुश्किल है, मुझे आइडिया है इस बात का, बट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो सर सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा स्टाइल होगा? पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेटिक अच्छा है, या कम से कम ट्रांसफॉर्मेशनल करें। लेकिन जो असल में पाकिस्तान में ज्यादातर प्राइवेट लोगों की फैक्ट्रीज है। मिसाल के तौर पे मैंने 50 करोड़ से फैक्ट्री खड़ी की है, तो मैं यही समझूंगा ना कि मेरा काम सही तरीके से हो, रेदर देन मैं लोगों को तजर्बे कराऊं और वो आए रोज हर तजर्बे करने वाला मुझे 50 रुपए का टीका लगा के चला जाए या 50 लाख का टीका लगा के चला जाए। उससे मुझे क्या फायदा होगा? तो पाकिस्तान में लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि जो स्टाफ है उतना क्या कहते हैं, स्किलफुल नहीं है, इतना एक्सपर्ट नहीं है,
तो जो इनको क्रिएटिविटी करने दी जाए। इसलिए फिर पाकिस्तान में ज्यादातर जो है वो लोग ट्रांसैक्शनल को लेके चलते हैं, ऑटोक्रेटिक को लेके चलते हैं। डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में बहुत कम जगह पे नजर आता है, ट्रांसफॉर्मेशनल बहुत कम जगह पे नजर आता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि प्राइवेट बिजनेस ओनर की वजह से होने की वजह से ना ये मसले मसाइल पेश आते हैं। वैसे पाकिस्तान के लिए सूट तो टेक्निकली वो ट्रांसफॉर्मेशनली करना चाहिए या डेमोक्रेटिक करना चाहिए, लेकिन मर्जी जिनकी फैक्ट्री है। सर ट्रांजिशनल वो फर्स्ट वाला जो है उसमें डिफरेंस कम है और सिमिलरिटीज ज्यादा है इसमें ऑटोक्रेसी वाले में और ट्रांजिशनल सेम ही से नाम इनके डिफरेंट हैं, यानी कि इनके अंदर डिफरेंस ये आता है कि इसके अंदर लीडर बनाए जाते हैं, ऑटोक्रेटिक में तो लीडरशिप वाली बात ही नहीं होती, उसमें लीडरशिप वाली बात नहीं होती। लेकिन इसके अंदर ये नहीं मैंने कहा कि आपसे ओपिनियन नहीं ली जाती, इसमें आपसे ओपिनियन ली जाती है, ऑटोक्रेटिक में आपसे ओपिनियन नहीं ली जाती। समीना जिना समझ आ रही बात आपको? जी सर। उसके बाद 3 तरह की स्ट्रेटजीज है बच्चे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, competitive strategy and third one is functional strategy। ये 3 किस्म की स्ट्रेटजीज जो है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती हैं। हम बात करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से। बच्चे कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब है कंपनी, वो स्ट्रेटजी जो पूरी कंपनी पे अप्लाई हो वो क्या कहलाती है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी जो पूरी कंपनी पे अप्लाई हो दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, जैसे कि 3 अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटजी, दूसरा रीन्यूअल स्ट्रेटजी, और तीसरी आपकी है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बहुत मुश्किल है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है नो चेंज। स्ट्रेटजी ये है कि हमने काम को नहीं छेड़ना, जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, एक खास टाइम पे आके हम पंगा लेंगे, अभी जो चल रहा है उसको वैसे चलने दें। ये स्ट्रेटजी आपकी क्या कहलाएगी? स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। बस इतनी सी है, समझ आ गई स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की? यस सर। अब आ जाते हैं जो मेजर स्ट्रेटजी है दैट इज ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी ये होती है कि आप क्या करें, अपने बिजनेस को क्या कहते हैं प्रॉफिट देने के लिए अपनी एक्सपेंड मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, अपनी ये स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी में ये होता है कि आप अपनी मार्केट्स और अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक कंपनी थी जो सिर्फ टीवी बनाती थी और सिर्फ लाहौर के अंदर ही सेल करती थी। अब उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ग्रोथ अपनाई है। ग्रोथ में क्या किया है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड किया। वो टीवी के साथ साथ वो एलईडीज भी बनाते हैं, वो क्या कहते हैं आपके किचन अप्लायंसेस भी बनाते हैं, डिफरेंट। अब उनकी प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गई हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी मार्केट क्या है, इंक्रीज हुई होगी। जब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट इंक्रीज की तो उन्होंने क्या किया, अब हम लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे, या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सिटीज हैं, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इनको जो है हम टारगेट करेंगे। ऐसी स्ट्रेटजी क्या कहलाती है? ग्रोथ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ग्रोथ स्ट्रेटजी। ठीक हो गया बेटा। ग्रोथ स्ट्रेटजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। ये अदर 4 टाइप्स में डिवाइड होती है। पहली जो टाइप होती है दैट इज कंसंट्रेशन।
दूसरी टाइप होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, तीसरी टाइप होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, और लास्ट टाइप होती है डाइवर्सिफिकेशन। बेटा ये जो डेफिनेशन लिखी है ना ग्रोथ स्ट्रेटेजी की, दिस इज एक्चुअली कंसंट्रेशन। ठीक है, यही जो है वो कंसंट्रेशन है जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन है। हमने मूव करना है इंटीग्रेशन के वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए हम ये चीज समझेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और एक कौन सी है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। हम पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों को बारी बारी एक एग्जांपल से समझेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक कंपनी है, ए कंपनी जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। मिसाल के तौर पे वो बनाती है गारमेंट्स का यूनिट है उनका, गारमेंट्स की फैक्ट्री उनकी। गारमेंट्स की फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉटन। वो रॉ मटेरियल उन्हें लेना पड़ता है किसी एक ABC को पर्सन है जो फैसलाबाद में रहता है, उससे जो है वो उन्हें कॉटन लेनी पड़ती है। और उसके बाद कोई XYZ एक पर्सन है जो कि कराची में रहता है, उसको सेल करनी पड़ती है। अब इस बात का चांस है कि फ्यूचर में मेरी लड़ाई, ये जो ए कंपनी है इसकी लड़ाई हो जाए ABC के साथ और ABC इसको रॉ मटेरियल देना छोड़ दे, तो क्या ए कंपनी को नुकसान होगा या नहीं होगा? मतलब उसको नया सप्लायर ढूंढते हुए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। उसको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे ऑर्डर्स लेट हो जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स नाराज भी हो जाएंगे। तो जब कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे तो उसके लिए फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उस बंदे को क्या करना चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए? सर वो एक बंदे से लेने की बजाय मल्टीपल में डिवाइड कर ले, ताकि अगर एक बंदा कुछ मसला हो जाए तो बाकी सब काम चलता रहे, नुकसान कम हो। सपोज वो सारे बंदे उसके, कोई ऐसा मसला हो गया, वो सारे सप्लायर्स उसके मुखालिफ हो गए, फिर सर वो फिर अपना स्टार्ट कर दे, ये सप्लाई वाला काम भी खुद स्टार्ट कर दे। काम कर। उसको ये करना चाहिए कि वो ये जो ए को है ना इसकी छुट्टी करा दे। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करे, अपने खुद के कॉटन के फील्ड्स वहां पे काश्तकारी करना शुरू कर दे। अब कॉटन किसके कंट्रोल में आ गई है? एक कंपनी के। उसके अपने कंट्रोल में आ गई है। तो क्या फ्यूचर में इसको कोई ब्लैकमेल कर सकता है? नो। नहीं कर सकता। जब आप अपनी कंपनी की इनपुट्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, दिस इज नोन एज बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी की इनपुट्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका बिजनेस चल रहा है, कोई आपका बिजनेस खराब नहीं कर सकता। यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर। सर एग्जाम में इस तरह से फ्लो चार्ट बना के भी हम हाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वाली प्रैक्टिस आपकी, बिलीव कर लें कि एग्जामिनर ने आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आपका टॉपिक पे कॉन्सेप्ट है या नहीं। मैं यकीन से कहता हूं कि एग्जामिनर ने अगर आपको 16 नंबर देने थे ना, तो आपको 18 मार्क्स देगा अगर आप डायग्राम से समझाएंगे। और बिजनेस एट टोटल इसी तरह से समझ आएगी। इसको प्रेजेंट ही इस तरीके से करना है कि आपको पढ़ने वाले को ये लगे कि यार इस बच्चे का आइडिया 100% क्लियर है। ऑलराइट। अब आ जाते हैं हम लोग, अब हम काम सोचते हैं। देखें, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैंने कॉटन के फील्ड्स लगाए, अपनी फैक्ट्री में इतनी आला क्वालिटी की प्रोडक्शन करता हूं,
लेकिन उसके बाद क्या करता हूँ, मैं जिन रिटेलर्स को वो अपनी चीज बेचता हूँ वो बेवकूफ हैं, वो मेरी चीज को सही तरीके से कस्टमर तक पहुंचाते नहीं है, उसको खराब कर देते हैं या उसको बासी कर देते हैं, जिससे कस्टमर मेरी प्रोडक्ट से खुश नहीं है। मैं तो अच्छी बना के भेज रहा हूं लेकिन कस्टमर खुश नहीं है। उसमें मेरा कसूर है कि मेरे जो रिटेलर्स हैं उनका कसूर है? रिटेलर्स का कसूर है। तो इससे मेरा बिजनेस को नुकसान हो रहा है। हालांकि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं फिर भी मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा। तो उसकी वजह यह है कि मेरी जो आउटपुट जहां जा रही है ना, मेरी वो आउटपुट ठीक नहीं है। तो मैंने फैसला किया, मैं आपको बताता हूँ, ये मैकडोनल्ड्स अगर सपोज की बात कर लें, शुरू में मैकडोनल्ड्स जो है वो इन्होंने अपनी जो है ना प्रोडक्ट लोगों को देना शुरू कर दी कि यार हमारे जो चीजें हैं इनको सेल किया करें। उन्होंने मैकडोनल्ड का पट्टा बैठा दिया, मैकडोनल्ड का बेड़ा गर्क करके रख दिया मिसाल के तौर पे। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम किसी को भी अपने प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। हम क्या करेंगे? खुद बेचेंगे। अपनी आउटलेट्स बनाएंगे, अपनी चेन बनाएंगे, फूड चेन बनाएंगे और वहीं पे सेल करेंगे और किसी को नहीं देंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने आउटपुट क्या कर ली, अपने कंट्रोल में कर ली। अब आउटपुट अपने कंट्रोल में, तो वो अब हर जगह पे मैकडोनल्ड्स वाले आके खुद तो नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में खुद मैकडोनल्ड्स वाले तो नहीं आके बैठे हुए। अगर वो अपनी जो है वो एक चेन सेल करते हैं तो सेल करते हुए वो आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स उनके एक्चुअल जो यूएसए में है वही स्टैंडर्ड्स आपने कहां पर फॉलो करने हैं, पाकिस्तान में फॉलो करने। ये ड्रेस कोड होगा, आपका इंटीरियर इस तरह का होना चाहिए, आपका जो है वो फूड का टेस्ट इस तरह का होना चाहिए, फूड की पैकिंग इस तरह की होनी चाहिए, आप हमारी पैकिंग यूज करेंगे, कोई और नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आप किसी को सेल करते हैं, यानी कि सारे का सारा कंट्रोल किसने अपने हाथ में ले लिया? कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। अब देखिए पंजाब कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, पंजाब कॉलेज असल जो है वो उनकी जो मेजर कंट्रोल वाली ब्रांचेस हैं वो सारी की सारी लाहौर में है, लेकिन दूसरे शहरों में उन्होंने अपनी ब्रांचेस जो है वो सेल की हुई हैं। लेकिन वो जब सेल करते हैं तो जिस बंदे को वो अपनी फ्रेंचाइज सेल करते हैं तो वो उसको कुछ कंडीशंस बताते हैं कि आपने हर कमरे में इतने एसी लगाने हैं, इतनी चेयर्स होनी चाहिए, चेयर्स इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह का आपका जो है वो डाइस होना चाहिए, इस तरह के बच्चों की यूनिफॉर्म होगी, इस तरह का आपका जो है वो हॉल होगा, हॉल के अंदर इस तरह की टाइल्स आपने लगानी है, तो हम आपको ये चीज सेल करेंगे। तो इनडायरेक्टली सेल तो किसी और को कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड्स को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? खुद पंजाब कंपनी कॉलेज वाले। खुद पंजाब कॉलेज कंट्रोल कर। और अगर वो जो जिसको सेल किया वो उसको नहीं फॉलो करता तो पंजाब कॉलेज के पास ये राइट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो किसी भी वक्त उस चेन को बंद कर सकता है या उनको जो है वो अपने कब्जे में कर सकते हैं। अब अगर मैंने अपनी आउटपुट अपने कंट्रोल में कर लिए तो ये कौन सी इंटीग्रेशन होगी? फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी। बेटा थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है बट आई थिंक ये समझ आ गया आप लोगों को। यस सर, आ गया। वर्टिकल सर इंटीग्रेशन। इसमें सर बोले बोले बेटा सर बोले। मेरे माइंड में सर एक बात आ रही थी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का जिक्र हुआ, तो केएफसी और मैकडोनल्ड्स बेसिकली ये यूके या यूएसए से मतलब इनका ताल्लुक है। तो वहाँ तो ये चाइनीज राइस और बिरयानी राइस तो नहीं चलते, लेकिन हमें यहाँ पे केएफसी में या मैकडोनल्ड पे तो नहीं, केएफसी पे जरूर मिलते हैं बिरयानी राइस या चाइनीज राइस। तो सर क्या ये भी इसी के अंदर आएगा कि मतलब आपका जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह से आपने मोल्ड भी करना है अपनी चीजों को? बेटा ये होता है, ये जो बिजनेस हमारे एड के अंदर हम रिटेलर। ये आगे जाके पढ़ेंगे। बिजनेस एड में ये होता ये है कि जिस भी जगह पे आपने बिजनेस लगाना है ना वहां की डेमोग्राफी को समझना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में सारे हलाल फूड खाते हैं, तो अगर यहाँ पर हम मेंढक और छिपकलियां बेचना शुरू कर देंगे मैकडोनल्ड्स में तो कोई खरीदेगा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं खरीदेगा। उन्हें पता है पाकिस्तानी मुसलमान है तो ये हलाल फूड खाएंगे, तो हलाल फूड जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर फूड के ऊपर कोई, फूड को वो कहते हैं कि फूड जिस तरह का रीजन होगा उसके हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जो पैकिंग हो वो वही होनी चाहिए जो यूएसए में हो रही है। बिल्कुल। उसके ऊपर लोगो वही हो जो यूएसए में लग रहा है। अब समझ आई बात की आपको? जी सर, आइए। खाना आप रीजन वाइज बनाएंगे, प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपकी होंगे वो रीजन वाइज होंगी, लेकिन उनके टेस्ट उनके फ्लेवर्स वही सेट करेंगे जो पीछे से होते हैं। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई।
उसके बाद बच्चे एक है आपकी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी थी। ये तीसरी टाइप है ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है बच्चे, आपको पता ही होगा कि पहले शुरू में जैज और वारे दो अलग कंपनीज थी। जी सर। ये दो अलग कंपनीज थी, लेकिन इन दोनों के कंपनीज की बिजनेस की जो नेचर थी वो सेम थी। इनके बिजनेस कौन से हैं? टेलीकम्युनिकेशन। इनका भी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस की नेचर सेम है, लेकिन कंपनीज क्या है, डिफरेंट है। फिर फ्यूचर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपनाई, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इन्होंने क्या किया, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? इन्होंने कहा कि अब हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके प्रॉफिट क्या कर लें, इंक्रीज कर। गौर से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में ये होता है दो बिजनेस दोनों की सेम नेचर हो, जब वो आपस में मर्ज हो जाएं तो वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाती है। बस यही हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट समझ आ गया आप लोगों को? जी सर। चलें, उसके बाद बेटा आपका होगा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन बेटा दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। पहले रिलेटेड समझनी है कि अनरिलेटेड समझनी है? रिलेटेड समझते हैं। चलें, ये मैं मिटाने लगा हूं और हम रिलेटेड की एग्जांपल समझेंगे। ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हम लिख रहे हैं। बेटा मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है ए, बी और सी। माइक्स ऑफ प्लीज, माइक्स ऑफ। एक कंपनी है ए, तीन कंपनीज है ए, बी और सी। एक कंपनी बनाती है जो टायर्स प्लस इंटीरियर ऑफ कार। जो कार बी है ये लुब्रिकेशन, गाड़ी के जो ऑयल होते हैं, जो ग्रीसीज होती हैं, वो प्रोवाइड करती है। और सी जो है वो इंजन प्लस उसकी असेंबलिंग करती है गाड़ी की। ये तीन कंपनीज मिलके क्या कर रही हैं, एक कार बना रही हैं जिसका सपोज नाम है जी, हम मर्सिडीज कर लेते हैं। मर्सिडीज कार बना रही है और बनाने वाली कंपनीज कितनी है, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी। इनका बिजनेस एक नेचर का है या डिफरेंट नेचर का है? डिफरेंसेस हैं सर। डिफरेंट है ना। जो एक कंपनी टायर बनाती है, टायर गधा रेडी को भी लगते हैं, टायर जो दूसरी रेडियो को भी लगते हैं, साइकिल को भी लगते हैं, जरूरी तो नहीं कार को लगेंगे। बी लुब्रिकेशन सिर्फ गाड़ी की तो नहीं होती, हर चीज की होती है। इंजन सिर्फ गाड़ी के तो नहीं लगते, हर चीज के लगते हैं। लेकिन इन तीनों ने क्या किया, तीन डिफरेंट नेचर के बिजनेस हैं, इसलिए इसको डाइवर्सिफिकेशन कहा। लेकिन ये तीनों बिजनेस गाड़ी से भी तो रिलेटेड है ना। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टायर भी होते हैं, लुब्रिकेशन भी होती है और इंजन भी होते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? यस सर। इसका मतलब ये है कि ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वापस में लिंक है। इस तरह से जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस का इस तरीके से आपस में मर्ज होना कि उनके बिजनेस की नेचर डिफरेंट हो, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो कॉमन हो, और उनके अंदर जो उन तीनों कंपनी की जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल होती हो। इसको बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर, समझ आ गई।
अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की एग्जांपल है उबर। उबर कैसी एग्जांपल है देखें। उबर कंपनी है, इसको छोड़ें, फूड पांडा से समझाता हूं। फूड पांडा क्या है, एक कंपनी है जो कि काम क्या करती है, जिनकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हम इन्होंने कोलैबोरेशन किसके साथ किया हुआ है, उन लोगों के साथ जिनकी प्रोडक्ट क्या है, फूड है। फूड पांडा की प्रोडक्ट क्या है, सर्विस है, और इनकी क्या है, फूड है। अब दोनों की बिजनेस की नेचर टोटली ही डिफरेंट है। सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ फूड के तो नहीं होते, सर्विस प्रोवाइडर तो लीगल में भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी में भी हो सकते हैं, मेडिसिन में भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि सर्विस प्रोवाइडर टोटली ही डिफरेंट चीज है। और फूड तो इनका काम सिर्फ फूड ही बनाना है। अब फूड से सर्विस तो नहीं करेंगे कि मतलब ऐसा हो कि आप किसी को कहें जी ये पिज्जा खाओ, इससे आपकी कमर की दर्द खत्म हो जाएगी। इनका काम सिर्फ खाना बनाना है। तो दोनों बिजनेस की नेचर सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंस है। टोटल डिफरेंट है। इस लेकिन फिर भी ये इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन को बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें दो बिजनेस जिनकी नेचर टोटली डिफरेंट हो लेकिन फिर भी वो आपस में काम कर रहे हैं और प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। आजकल यही हो रहा है। फूड पांडा क्या करता है, फूड पांडा आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। आप फूड पांडा की ऐप यूज करते हुए किसी भी फूड चेन से जो है वो आप किसी भी रेस्टोरेंट से जो है वो आप खाना मंगवा सकते हैं। तो जो जो रेस्टोरेंट होटल्स हैं उनका भी काम चल गया, फूड पांडा का भी काम चल गया, प्रॉफिट दोनों को अपना अपना मिल गया। इस तरह से जो कारोबार चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। उबर की एग्जांपल अब समझ आ रही है कैसे इससे लिंक होगी, कि उबर क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। जो कार्स हैं ये तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जी अनीबा क्या सवाल है बेटा आपका? सर मैंने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बारे में क्वेश्चन करना है। जैसे आपने कहा ना जैद एंड वारिस का जो मर्जर है, तो अगर जिस तरह नोकिया ने नोकिया को टेक ओवर किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आएगा कि वो टेकिंग ओवर में आएगा? क्योंकि वो मर्जर तो नहीं था, वो तो बेसिकली टेकिंग ओवर थी। वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में मर्जर एक टेक ओवर नहीं होता, बल्कि उसमें मर्जर होता है, यानी कि आपकी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस भी होती है। बाकी समझ आ गया बेटा ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की आज के लेक्चर में? जी सर समझ आया। चले ठीक हो गया बच्चे। अब आप इसको हम रोकते हैं यहीं पर ही, और कोई सवाल आपके माइंड में है तो प्लीज करें।